समय कामकाज, लेकिन हाईलाइट तो खैर दिन के लोज से रिकवरी है मेरे लिए, क्योंकि इस समय अक्रॉस एशिया पेनी है लार्जली, ज्यादातर मार्केट्स में जो क्लोज हुए हैं। निकेई को छोड़ दे, जापान के मार्केट्स को, यूरोपियन मार्केट्स दबाव में, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा प्रेशर में, तो उन सब के बीच में एक माइनर आउट परफॉर्मेंस ही कह लीजिए हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजार दिखाते हुए 850 के जोन्स पर इस समय कामकाज। ऐसे में आईएफएल सिक्योरिटीज के संजीव भसीन सर से कर लेते हैं बाजार पे चर्चा, और भसीन सर के इस समय दोपहर के बढ़िया वाले पिक्स। भसीन सर, गुड आफ्टरनून। कैसी रही आपकी शिमला की छुट्टी? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। छुट्टी क्या थी, 2 दिन थे और बहुत ही बढ़िया थे, मौसम बहुत अच्छा था और यही आशा कर रहे थे कि इस हफ्ते 16,000 आ जाए, और मुझे लगता है अब एक आध दिन की बात है, 16,000 इज ऑन द एनुअल, सो वेरी वेलकम चेंज एंड लुक फॉरवर्ड टू 16,000 कमिंग इन दिस वीक। ये 2 ही दिन मतलब शिमला से दिल्ली से शिमला कितनी देर लगती है? बाय रोड जाना होता है ना? हाँ सर, 7.5 घंटे से 8 घंटे। तो 8 घंटे तो आधा दिन से ज्यादा तो ऐसे ही निकल गया था। लंबा रुक के आना चाहिए था सर। वो 2 दिन हो गए पूरे, इतने ही होते हैं शेयर मार्केट में। छूट। और शिमला में भी बाकी सब घूम रहे थे परिवार में, सर कंप्यूटर खोल के बैठे हुए थे, ऐसा था क्या सर? बिल्कुल सर, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। भसीन सर, इस समय के बढ़िया वाले ट्रेड्स कौन से हैं? अब पहले अपडेट दे दूं सर आपको। मंगलवार को 640 पे कहा था आईसीआईसीआई के रिजल्ट बहुत उम्दा होंगे। 680 692 बिक गया आज आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी 685। आपको डीवी लैब मैंने बहुत जोर से 3500 3550 पे कहा था 5,000 जाएगा। अब वो एक कोट था कि 5,000 जाएगा। इट हैज हिट 4917। इवन आई एम अमेज्ड एट द रैली एंड आई स्टिल थिंक इट्स लुकिंग गुड फॉर 5200। एंड द थर्ड वाज हैवेल्स 990 पे मैंने 1150 का टारगेट दिया था। इट इज एक्सीडेड दैट। If you have bought those shares, then please book profit. The undertone remains that ICICI numbers were far ahead of the street in a weak atmosphere for banks. Cost of money is low and it shows me that the mid-cap banks will be the star revelations. अब ये expiry तक pressure है, but I think, if I took a sum of parts, Reliance, ITC and ICICI Bank, results were very, very pleasing, and I think that these three will again lead the market up. So it's about time Reliance is consolidating, but I am looking at 2350 there. That's just a disclosure. आज के 2 बिग सिंपल है सर। वोडाफोन has raised prices और अब जो सुप्रीम कोर्ट से था वो पीछे हो गया। Now Vodafone has to dilute equity and that will be a very, very big plus for one of the largest lenders. 3200 करोड़ का एक्सपोजर IDFC फर्स्ट में है। इसके रिजल्ट 31 तारीख को है। रिजल्ट्स विल बी स्टेलर। मिस्टर वैद्यनाथन इज गोइंग टू कम आउट विद वेरी गुड नंबर्स ऑन 31st। सो 51 रुपए में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 4875 का स्टॉप लॉस है, 60 का टारगेट। दूसरा बाय फेडरल बैंक, आई थिंक रिजल्ट्स वर फार इन एक्सेस ऑफ ऑल एस्टिमेट्स। 86 पे लीजिए, 8375 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऑफ 90 रुपीज। अरे वाह, फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक के नंबर्स आ गए, एक के अवेटेड, दोनों में खरीदारी करने का मन। और भसीन सर काफी लंबे अरसे से फाइनेंशियल्स को ज्यादा तवज्जो दे भी रहे हैं, और आपने देखा कैसे आउट परफॉर्मेंस अलग अलग पैक में देखने को भी मिल रहा है। तो ये दोनों इस समय के दोपहर के बढ़िया वाले पिक्स स्क्रीन पे नोट डाउन कर लीजिए। भसीन सर, थैंक यू सो मच। और अब क्विकली दिखाइए, आईईएक्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रोहित बजाज साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। रोहित जी, स्वागत है। और बढ़िया नंबर्स हैं। आय में साल दर साल 34, इबिटा में 55% का उछाल, मार्जिन 70-71 से बढ़कर 82%। तो रोहित जी, नंबर्स तो अच्छा है, आप अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए पहाड़ घूमने नहीं जा रहे क्या? आशीष जी, थैंक यू। इनफैक्ट आप सही कह रहे हैं, नंबर इस बार काफी अच्छे हैं, हमारी उम्मीद से अच्छे हैं। और रोहित जी ने जवाब नहीं दिया पहाड़ घूमने वाला। लेकिन रोहित जी, अच्छा ये बात बताओ, ये जो नंबर्स हैं हम साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल था नेशन वाइड लॉकडाउन, तो एक छोटे बेस से कंपैरिजन है, पर खैर आर्गुमेंट ये भी है कि इस बार भी तो वेव 2 का इंपैक्ट था। तो इस बार ऐसा हुआ था कि रीजनल लॉकडाउन्स थे, फुल फ्लेज इंपैक्ट नहीं था, इसीलिए साल दर साल परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ नजर आया, इसीलिए मोमेंटम शायद कुछ हद तक इंटैक्ट रहा। आशीष जी, इसमें मैं कहूंगा कि देखिए, हमारा लोअर बेस का इफेक्ट नहीं था। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, Q1 लास्ट ईयर हमारी 15% ग्रोथ थी ओवर FY20 Q1। सो लास्ट ईयर 15% YOY ग्रोथ हमने रजिस्टर की थी इलेक्ट्रिसिटी में। इस साल 43% YOY ग्रोथ हमने रजिस्टर की है। और इसमें कुछ कारण रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने काफी नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए थे लास्ट ईयर।
हमने पिछली बार भी आपसे मिला था, मैंने बताया था आपको कि हमने रियल टाइम मार्केट स्टार्ट किया है जिसमें 48 टाइम्स दिन में ट्रेडिंग होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और कोई भी खरीदार है जो उसमें से बाय करके अपनी रिक्वायरमेंट मीट कर सकता है। हमने ग्रीन मार्केट शुरू किया था, अभी रिसेंटली हमने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड शुरू किया है जिसमें नेपाल ने हमारे यहाँ से पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया है। तो इन सब न्यू सेगमेंट के कारण प्लस हमने अप्रैल में बहुत अच्छी डिमांड ग्रोथ देखी। कंट्री में 38% YOY डिमांड ग्रोथ हुई थी अप्रैल में। आपने सही कहा, मई और जून में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था बिकॉज पार्शियल लॉकडाउन था, बट हमारा मोमेंटम कायम रहा और क्वार्टर अच्छा रहा। 43% वॉल्यूम ग्रोथ वाज वेरी गुड अचीवमेंट फॉर अस। ये नए न्यूज बाजार पे क्लोजली वॉच आउट। ये ग्रीन मार्केट मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की ट्रेडिंग और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड मतलब हमसे नेपाल ने खरीदी बिजली या हमने नेपाल से खरीदी थी, क्या हुआ था इस केस में? इसमें क्या है सर कि हमारे 3 नेबरिंग कंट्री हैं जहां पे हमारी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है। हाँ। आज की डेट में नेपाल से हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, हमारा ग्रिड कनेक्टेड है उनके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। भूटान में भी सिमिलर सिचुएशन है, बांग्लादेश में भी कनेक्टिविटी है। तो जब भी वो चाहें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हाँ। आप दिन में 96 टाइम ब्लॉक्स में अपना क्वांटम वेरी कर सकते हैं, जितना चाहे बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी और किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती। हाँ। अभी तक हमारा ट्रेड होता था नेबरिंग कंट्रीज के साथ, बट वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट थे। अभी अप्रैल 17 से हमने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड शुरू किया है जहां पे पहला रजिस्ट्रेशन नेपाल ने किया है और उन्होंने खरीदना शुरू किया है इस प्लेटफॉर्म से। तो जब वो सक्सेस होंगे तब वो बेचेंगे। और सिमिलरली भूटान, बांग्लादेश। तो जब आपका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में, तो क्या ऐसा होता है क्या इन सब के साथ रियलाइजेशन आप लोग कुछ बेहतर कमांड कर पाते हो? नहीं, हमारे रियलाइजेशन, हमारे मार्जिन बिल्कुल सेम है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन उनके पार्टिसिपेशन से वॉल्यूम बढ़ता है। अब जैसे मान लीजिए भूटान के पास बहुत सारी हाइड्रो पावर है और जब उनकी हाइड्रो जनरेशन एक्सेस है वो इसमें सेल करेंगे तो हमारे प्राइसेस नीचे आएंगे, क्योंकि हाइड्रो पावर में वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। तो उससे अपने प्राइसेस इंप्रूव होंगे और हमारे पास सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, जिससे कि पार्टिसिपेंट्स को बेटर रियलाइजेशन मिलेगा। अच्छा, इस महीने की शुरुआत में मेरे ख्याल से वो पढ़ रहा था कि भारत की एनर्जी डिमांड नया रिकॉर्ड 200 गीगावाट के आंकड़े को हमने पार किया। तो मेरे ख्याल से वो वेव 2 में जो इनिशियल ब्लिप्स आए थे उससे तो बहुत बढ़िया तरीके से हम रिकवर कर गए एज फार एज एनर्जी डिमांड गोज। तो चल क्या रहा है सर? ये इंक्रीज डिमांड मतलब IEX के लिए ज्यादा धंधा और इंटर्न एक्सपेक्ट कर लूं क्या फिर इसका मतलब Q2 और स्ट्रॉन्गर हो सकता है? हाँ, सही कहा आपने। देखिए, हमने 17% डिमांड ग्रोथ रजिस्टर की है Q1 ऑल इन ऑल YOY। अगर हम Q2 की बात करें तो आपने बिल्कुल सही कहा, 200 का आंकड़ा हमने पार किया और अभी तक अगर हम देखें तो 12-13% की ग्रोथ हमने जुलाई में मेंटेन की हुई है। डिमांड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया की डिमांड ग्रोथ होती है। और जैसे जैसे हमारा इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी कमर्शियल ओपन अप हो रहे हैं, बहुत सारी स्टेट्स ने डिक्लेयर कर दिया है, लॉकडाउन पूरी तरह हटा दिया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड ये नंबर और बढ़ेगा जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी। और एक्सचेंज में क्या है, देखिए आज हमारी मेजर टाई अप पावर कंजम्पशन जो इंडिया में होती है उसका 88% लॉन्ग टर्म में टाइड अप है। 12% मार्केट है, उसका 50-60% हमारे पास आता है। तो जो डिमांड बढ़ती है, जो कि इंक्रीमेंटल डिमांड होती है कंट्री में, उसका मेजर पोर्शन हमारे पास आता है। तो दिस इज ए वेरी गुड न्यूज फॉर अस। अगर डिमांड बढ़ेगी तो हमारा वॉल्यूम उसके साथ बढ़ना चाहिए, क्योंकि काफी सेल अवेलेबल है। और जब स्टेट्स शॉर्टेज फील करते हैं, जब उनके पास सफिशिएंट नहीं होता अपने कंज्यूमर को देने के लिए, तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में आते हैं और खरीदते हैं और यहां से अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। अच्छा, ये एक्सचेंजेस का, पावर एक्सचेंजेस का टोटल पावर कंजम्पशन में कितना शेयर है सर? और इंटर्न उसमें IEX कहां पे खड़ा हुआ है? सर, इस साल पहली बार हमने 6% का आंकड़ा क्रॉस किया है। 6% IEX ने? टोटल जो है वो 6.5 हमने क्रॉस किया, 6.2%। और इसमें IEX का 96% शेयर है। तो हम लीडिंग एक्सचेंज है और हमारा मार्केट शेयर 96% है दोनों एक्सचेंजेस के कंपैरिजन में। और ऑल इंडिया की कंजम्पशन की बात करें तो उसमें 6% से ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं दोनों एक्सचेंज मिला के। तो 6% का 96, तो मैंने सही बोला था, मोटा मोटी 6% ही आपके पास ही है पूरा। ठीक है। अच्छा, वो अपडेट क्या है सर उसका IGX को लेकर? आप लोग लगातार वो खबरें आती रही, पेयर ऑफ करते रहे वो स्टेक। अब आपके पास IEX के पास कितना स्टेक है, उस एक्सचेंज का आउटलुक क्या है, और क्या फर्दर स्टेक रिडक्शन के भी निगोशिएशंस चल रहे हैं क्या इस समय? सर, वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन हमने जितना स्ट्रेटेजिक शेयर बेचना था, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं वो सारे ऑनबोर्डेड हैं अभी। और अभी गोइंग फॉरवर्ड
अगर मैं IGX गैस एक्सचेंज की बात करूं तो पार्टिसिपेशन काफी बड़ा है। इस क्वार्टर में हमने पिछले पूरे साल से ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया है, जितना पूरे साल में किया था उससे काफी ज्यादा हमने इस क्वार्टर में ट्रेड किया है। तो पार्टिसिपेशन बढ़ा है, हमारा कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, 500 से ज्यादा लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और सारे मेजर सेलर्स जो जिनके पास गैस है और जो टर्मिनल से कनेक्टेड है वो सब हमारे साथ रजिस्टर्ड है। गैस एक्सचेंज की शुरुआत हमने की है, हम पहले प्लेयर हैं जिसने इसको लॉन्च किया है और किसी भी चीज को शुरुआत करें तो उसमें इनिशियली इनेबलर्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो काफी चीजें इन प्लेस हो चुकी हैं, रेगुलेशंस आ चुके हैं एक्सचेंज के। एक दो चीजें और हैं जिन पे काम चल रहा है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी में है एक सिस्टम ऑपरेटर होता है जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उस डायरेक्शन में काम चल रहा है गैस एक्सचेंज में। और दूसरा जीएसटी में लाने का भी बात चल रही है कि गैस को हम कैसे जीएसटी में लाए, उससे जो वैट इश्यू है, हर एक स्टेट के अलग अलग टैक्सेशन है, उससे हम बच पाएंगे और एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी होगी तो वो गैस एक्सचेंज को फर्दर फायदा करेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफी इंप्रूवमेंट है, हमारे वॉल्यूम पिक हो रहे हैं, लेकिन अभी और काफी आगे जाना है। हमने वॉल्यूम बढ़े हैं लेकिन अभी उतने नहीं है कि हम इसको बोल सकेंगे ब्रेक इवन पे आ गए हैं। हमें कुछ क्वार्टर्स और लगेंगे उसको उस लेवल पे लाने के लिए, बट शुरुआत अच्छी है। ओके रोहित जी, धन्यवाद, मजा आया आपसे बात करके। किसी दिन और डिटेल में, कई लोग पूछते रहते हैं IEX का बिजनेस, आगे का आउटलुक, तो हम लोग न्यू ईयर कंपनी में डिटेल में, अभी तो नंबर्स पे बात करी थी, किसी दिन बहुत डिटेल में आपसे इस बिजनेस, आगे के आउटलुक और मॉडल को समझेंगे। पर थैंक यू आज जुड़ने के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स, निफ्टी की 5 कंपनीज के नंबर्स आज आने थे, पहला आ गया आपकी स्क्रीन पर कोटक महिंद्रा बैंक। स्टॉक भी साथ में स्क्रीन पे दिखाई गई, 1% की मजबूती तूल पकड़ी थी जैसे नंबर्स आए थे। पहला आया प्रॉफिट का आंकड़ा, 1600 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन के सामने 1640 करोड़ रुपए का प्रॉफिट का आंकड़ा आता हुआ। एसेट क्वालिटी में माइनर डिटोरिएशन है, तो 1.21 का नेट एनपीए बढ़कर 1.28% पे पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन देखना होगा इसमें स्लिपेजेस वगैरह के आंकड़े, इंटरनल्स को क्लोजली वॉच आउट करना पड़ेगा। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए कोटक महिंद्रा बैंक दिन के हाईज पे 3/4% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ। हमारी एक्सपेक्टेशन वैसे थी कि एनआईएम इस बार स्टेबल होंगे, इनफैक्ट Q1 तो एक माइनर इंप्रूवमेंट हम लोग ईक आउट करते हुए नजर आएंगे। तो टीम कैलकुलेशन कर ही रही होगी, जैसे ही एनआईएम के आंकड़े आएंगे आपकी स्क्रीन पर आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। एसेट क्वालिटी बहुत क्लोजली स्ट्रीट वॉच आउट कर रहा है। मुझे लगता है एसेट क्वालिटी जो ये आ गया ग्रॉस एनपी, एसेट क्वालिटी में माइनर कुछ क्वार्टर्स थे जो कह रहे थे एसेट ग्रॉस एनपी में सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन हो सकता है। 3.25 का है, 3.3 के आसपास की एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन से कंफर्ट जोन में एसेट क्वालिटी के आंकड़े भी आते हुए, इसीलिए ये स्टॉक इस समय आउट परफॉर्म करता हुआ। तो कोटक महिंद्रा बैंक की ये कहानी। अच्छा, इस नंबर्स पे तो आगे और डिटेल में चर्चा होती रहेगी, लेकिन एक ब्रेक लेने से पहले क्या है, आज सुबह मैं बता रहा था आपको कि ये हफ्ता बड़ा एक्शन पैक्ड है। इस हफ्ते आईपीओस, प्राइमरी मार्केट फिर हलचल में आएंगे। 2 आईपीओस खुलने, उनमें से एक की डिटेलिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। रोलेक्स रिंग्स, इसका आईपीओ खुल रहा है 28 जुलाई। 28 जुलाई मतलब आज 26 हो गया, परसों वेडनेसडे को खुलेगा। इश्यू के जरिए कंपनी 731 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है और प्राइस बैंड अनाउंस हो गया 880 से 900 रुपए का। इस कंपनी के सीएमडी मनीष दयाशंकर मेधका साहब ने अपने बिजनेस के बारे में क्या कहा, ये सुन लीजिए। खैर, फिर चैनल पे डिटेल्ड कवरेज तो आगे जब आईपीओ खुलेगा उस समय हम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ब्रेक पे जाते जाते वो मैनेजमेंट ने आज क्या कहा वो सुनिए। सारे कस्टमर है वो मल्टीनेशनल कस्टमर है और इनका यूरोप, एशिया, अलग अलग कंट्री में इनके प्लांट्स है। तो एक यदि प्लांट में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे लिए स्कोप हो जाता है उनके दूसरे प्लांट में से भी बिजनेस मिलने के लिए। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर का इतना बड़ा मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर में स्कोप है और हमने मार्केटिंग टीम भी रखी हुई है यूरोप और मैक्सिको में। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू अप्रोच न्यू कस्टमर और 3 साल के लिए हमारे पास विजिबिलिटी है, हमारे काफी प्रोडक्ट वैलिडेट हो गए हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो 3 साल का विजिबिलिटी हमारा ग्रोथ का है हमारे पास। वी कैन इंक्रीज आवर रेवेन्यू बाय 12 to 15% for next 3 years. Mongia Steel presents